हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। आज की हम इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड। जब आपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा था डिमांड, तो उसमें बोलते हैं डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या डिफरेंस है। डिमांड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल गुड्स की डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर एग्रीगेट डिमांड वर्ड यूज किया तो दैट मीन्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है मार्केट में। तो एग्रीगेट का मतलब होता है इट्स रेफर टू द डिमांड ऑफ ऑल मतलब सभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमिक। एक देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। और ये टाइम कौन सा फॉलो किया जाता है? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक। एक देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं और उनकी डिमांड कितनी है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। पीरियड हमने फॉलो किया अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? बोला इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम का कैलकुलेट किया जाता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड कितनी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। इसी के साथ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? द सम टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक। बोला एग्रीगेट डिमांड क्या है? कहते सम कर दो किसका? टोटल एक्सपेंडिचर का। अगर मैं आपको बताऊं, आप जब भी कोई इनकम अर्न करते हैं, इनकम को अर्न करेंगे तो आप उस इनकम को खर्च कैसे करेंगे? खर्चा करके। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर या डिस्पोजेबल इनकम, है ना। जो भी आपके हाथ में इनकम आई डिस्पोजेबल करने के लिए, यानी कि खर्च करने के लिए, उसको हम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम को। तो जो हम खर्चा करते हैं, है ना, वो उससे क्या बनती है? डिमांड बनती है। यानी कि खर्चा हम कब करने जाएंगे? जब हम गुड्स की डिमांड करेंगे। तो अगर हम बोले हम खर्चों को भी ऐड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है? सम कर दो टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान, कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं डिमांड करने के लिए, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक। एक देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसको जो वो प्लान कर रहे हैं कि हम ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाती है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या हुआ? अगर आपके हाथ में जो भी इनकम आती है उसका कुछ पार्ट आप क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। दूसरा कुछ पार्ट हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो हमने बोला, पहले बोला एग्रीगेट डिमांड क्या है कि टोटल है किसका? एक्सपेंडिचर का। फिर बोला एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके से होता है, एक तो कंजम्पशन में होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट में होता है। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाती है? एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एक सीक्वेंस चल रहा है। हमने बोला एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? हमने बोला एक्सपेंडिचर कर लो, सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो। फिर बोला एक्सपेंडिचर के भी 2 पार्ट है, एक है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। यही बोला, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। एक्सपेंडिचर को हमने एग्रीगेट डिमांड बोला। तो यहां पे बोला एग्रीगेट डिमांड इट इज अ प्लान और एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट को नहीं लिया। इट शुड नॉट टू बी इंटरप्रेट विद द एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट का मतलब है एक्चुअल, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम एग्रीगेट डिमांड का एस्टिमेट लगाते हैं कि लोग कितनी डिमांड करने वाले हैं, हमने कौन सा लेना है? प्री पोस्ट लेना है। प्री मतलब प्लान करने वाला पार्ट। जो एक्चुअल है, यानी कि जो एक्चुअल में उन्होंने खर्चा कर लिया, उसको नहीं काउंट करना। तो एक्सपोर्ट यानी कि बाद वाला शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड, हमने इसमें उसकी बात नहीं की है। तो एग्रीगेट डिमांड हमने कौन सी लेनी है? प्लान वाली, राइट। इसके साथ हम आगे चलते हैं। कहते कि बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। बिहेवियर कैसा है एग्रीगेट डिमांड का? अगर हमने इसको बिहेवियर की बात की, पहले हमने रिलेट किया प्राइस के साथ, फिर हमने रिलेट किया इनकम के साथ,
फिर हम बोलते हैं प्राइस का, जो कि आप +1 में पढ़ के आए हो। प्राइस का एग्रीगेट डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? जब प्राइस बढ़ते हैं लोग डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। प्राइस कम होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। इसी को हमने +1 में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था? प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर है, इसीलिए इसकी स्लोप क्या जाती है? डाउनवर्ड। पहले प्राइस यहां था, ये P था, इसको कैसे ड्रॉ किया हुआ है? ये प्राइस है, ये हमारी डिमांड कर्व है। पहला हमारा प्राइस यहाँ पे 5 रुपीज था, तो हम डिमांड कर रहे थे 10 यूनिट की। प्राइस बढ़ गया, 5 से 8 पे चला गया, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो 8 पे प्राइस होते ही हमारी क्वांटिटी कितनी होगी? 7। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बने, इससे जो हमने स्लोप बनाई, इसलिए इसकी स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो बिहेवियर हो गया प्राइस के साथ। दूसरा बिहेवियर आता है इनकम के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो वो खर्चा ज्यादा करते हैं, खर्चे को ही हमने क्या बोला? डिमांड। तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसे ही इनकम के कम होने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है? कम हो जाती है। इसकी स्लोप अपवर्ड जाती है, इस तरीके से। इसका पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए अपवर्ड जाती है, जिसके साथ नेगेटिव रिलेशन होता है उसके साथ नेगेटिव जाती है। राइट, तो इसलिए स्लोप क्या रही? अपवर्ड की तरफ जाती है। अब इस चैप्टर में हमने इनकम को, आगे जो डायग्राम्स आएंगे, इनकम को किससे लिखते हैं? कैपिटल Y से। राइट, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है पूरे देश में? हमने बोला एग्रीगेट डिमांड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। अब पूरे देश में कौन कौन खर्चा करता है? एक है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अपने घर, अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपने घर को चलाना है, ठीक है, तो आपको कंजम्पशन करनी पड़ेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने किसको चलाना है? पूरे देश को चलाना है, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, उसको भी हमने ऐड कर लेना है। प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया? एक्सपेंडिचर किसका? हाउस होल्ड सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का भी, गवर्नमेंट का भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी। फिर हमने बोला एडी कैसे आती है? C+I। हमने बोला जो भी हमारी इनकम का पार्ट होता है, इनकम मतलब कैपिटल Y, इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर अपने देश को चलाने के लिए जो भी खर्चा करती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पर जो वो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, वो उसकी इन्वेस्टमेंट रहती है। राइट, ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर है, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, उसके जो जितने भी खर्चे हैं सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं, बट उसका घर बनाना यानी कि रेजिडेंटल हाउस बनाना वो उसकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है। राइट, उसके बाद जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, है ना, वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती हैं। तो उन सब एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होती है क्लोज इकोनॉमिक, पहली होती है ओपन इकोनॉमिक। क्लोज इकोनॉमिक कौन सी है? जब हम अपने डोमेस्टिकली लेवल पे बात करते हैं वो क्लोज इकोनॉमिक है। क्लोज इकोनॉमिक के दो पार्ट हैं, एक है 2 सेक्टर इकोनॉमिक, दूसरा है 3 सेक्टर इकोनॉमिक। 2 सेक्टर में कौन कौन आया? हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें नो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की, हाउस होल्ड की कंजम्पशन को और प्रोड्यूसर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को उसकी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। 3 सेक्टर इकोनॉमिक में किस किस को लिया? हाउस होल्ड सेक्टर को लिया, प्रोड्यूसर सेक्टर को लिया और गवर्नमेंट सेक्टर को लिया। तो ये क्या बन गया? C+I+G। C फॉर कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, I फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर की कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसको अलग से लिख लिया। फिर आता है ओपन इकोनॉमिक। ओपन इकोनॉमिक में 4 सेक्टर आते हैं। अब मैंने बोला क्लोज इकोनॉमिक हम डोमेस्टिकली बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है।
फोर्थ सेक्टर में जब हमने ग्लोबलाइजेशन अपने देश को जोड़ा। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। और हम ग्लोबलाइजेशन कैसे जुड़ते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के जरिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडी किसके बराबर है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे नेट इंपोर्ट का पार्ट रहता है, नेट एक्सपोर्ट का। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इंपोर्ट। ठीक है, ये आ गया, कंपोनेंट हो गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम इस चैप्टर में जो डिटेल में पढ़ेंगे, हम बिहेवियर पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का, इनकम के साथ कैसा बिहेवियर चलता है। हमने बोला था इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है, राइट। अब यहां से ध्यान से समझना, देखो इनकम जब हमारी जीरो होती है, यानी कि हमारी कोई भी अर्निंग नहीं है, तो देखो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 30 से शो कर रहा है, यानी कि लोग फिर भी खर्चा तो करते हैं, है ना। जैसे किसी की इनकम जीरो है बट उसको सरवाइव करने के लिए खाना भी चाहिए, है ना, रहने के लिए छत भी चाहिए, है ना। तो सर्वाइवल के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए जब हमारी इनकम जीरो होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जीरो हो। इनकम जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड रहेगी। इसको बोलते क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। दूसरा नाम क्या है इसका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो आप ये कौन सा पॉइंट बताओगे, जब आपकी इनकम जीरो है तो आपकी मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है ही है। व्हाई, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जो बेसिक नेसेसरी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो खर्चा होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब बोला जैसे हमारी इनकम 20 हुई, ठीक है, तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ गई, क्योंकि इनकम के बढ़ने से हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। बट देखो इस केस में हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, इनकम 40 है, एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, 40 है, यहाँ बराबर हो गया। इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन यानी कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। फिर बोला 60-45। अभी देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, यहाँ हमारी इनकम ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है। यहाँ अब इनकम बढ़ रही है बट हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। ये वाला पॉइंट बना। अब इसका सेविंग के साथ कैसे रिलेशन करना है। जब हमारी इनकम जीरो थी तो ये सर्वाइवल के लिए हम पैसे कहाँ से लेके आए थे, अपनी सेविंग में से। तो जब हमारी इनकम जीरो है या इनकम कम है तो हमारी सेविंग क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, क्योंकि हम सेव कर नहीं रहे हैं, सेविंग में से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी, -30 होगी। इस पार्ट में भी क्या हुआ, हमारे पास इनकम थी 20 बट हमने खर्चा कितना किया, 35, है ना। तो हमारा जो गैप है वो बाकी हमने कहां से निकाला, सेविंग से निकाला। तो यहाँ पे भी सेविंग माइनस में रही, यहाँ पे इक्वल होगी। हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। यहाँ सेविंग किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि जितनी भी इनकम हमारे हाथ में आ रही है हम सारी की सारी उसको खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेविंग क्या है, 0। नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ, अब हमारी इनकम है, इस लेवल पे क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन यानी कि इन्वेस्टमेंट जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव बच रहे हैं। 60 तुम्हें इनकम मिली थी, उसमें से आप 45 खर्च कर रहे हो, तो जो बाकी पार्ट गया वो कहाँ गया, सेविंग में। तो इस पार्ट में हमारी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब नोट में क्या लिखा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी अ कंजम्पशन मच बी स्पेंड ऑन द नेसेसरी गुड्स एंड व्हेन द इनकम इज 0। जब हमारी इनकम क्या है, 0 है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहेगी। फिर बोला कंजम्पशन फंक्शन क्या है, एस्टिमेशन ऑन द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन को हम कैपिटल सी से लिखते हैं। तो ये क्या है, एक इसको कंजम्पशन फंक्शन को अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड किससे बनती है, C प्लस I से, जिसमें से हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन को हम कैपिटल C से लिखेंगे, जो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। फिर बोला कंजम्पशन डिपेंड ऑन द इनकम, राइट। कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है हमारी कंजम्पशन का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। बट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जब हमारी इनकम 0 रहती है
तो सर्वाइवल नीड्स ऑफ द कंजम्पशन, सर्वाइव करने के लिए हमारी नीड्स तो रहेंगी, तो कंजम्पशन भी रहेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहां पे हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव में रहती है। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है। वाई ड्यूरिंग द पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द कंजम्पशन, कहता है ऐसा कोई पीरियड जहां पे हमारी इनकम कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स इट्स पार्ट इज द सेव्ड एज वेल, हम तब क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो कहते हैं स्लोप क्या रहती है सी लाइन की, स्लोप क्या हुई, अपवर्ड हुई, क्योंकि जिसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, हमने इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन पढ़ा, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसकी स्लोप अपवर्ड पॉजिटिव है, इसीलिए मूविंग अपवर्ड होती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती है। नेक्स्ट जाता है, अगर इसकी स्लोप का फॉर्मूला पढ़े तो कैसे आएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कितनी इनकम से चेंज हुई और कितनी कंजम्पशन में चेंज आ गया, ये अभी आपको आगे डिटेल में समझ आएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया, देखो यहां पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ओ एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओ एक्सिस पे हमने इनकम ड्रॉ की और यहाँ पे हमने कंजम्पशन बतानी है, तो हमने कंजम्पशन लिखा। कंजम्पशन को हम कैपिटल सी से लिखते हैं और इनकम को हम कैपिटल वाई से। इनकम देखो, इनकम जो लेवल है 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने इसको ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करना है, जो कि ऐसे है, राइट। जो इसका एंगल होता है, ये होता है 45 डिग्री, 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने इस पे ड्रॉ करनी है कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन लाइन आपने कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करनी, क्यों, अपवर्ड पार्ट से करनी है, क्योंकि इसमें मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंजम्पशन किसी पर्सन की 0 हो। तो हम थोड़े ऊपर से इसको स्टार्ट करेंगे, ये हमने ड्रॉ की, ये हमारी कंजम्पशन बन गई। अब ये ड्रॉ करते टाइम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर इसको थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करते तो यहाँ कट होती, है ना। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से पूछा जाता है, ये डिस सेविंग है, यानी कि यहाँ पे हमारी सेविंग नहीं हो रही, है ना। यहाँ पे हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ इनकम कंजम्पशन के बराबर है, यानी कि वाई सी के बराबर है। और इस पार्ट में हमारी कंजम्पशन कम है, देखो नीचे चलेगी, इसके कंजम्पशन कम है, लेस देन है, और इनकम ज्यादा है, इससे ऊपर चलेगी। ये पहले कंजम्पशन लाइन के नीचे थी, राइट। इसके साथ आगे हमारा आता है, इसी ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे। जब आपके पास एग्जाम में ग्राफ बनाते हो तो आपने पहले पॉइंट्स में लिखना है। हमने बोला है ओ एक्सिस पे हमने क्या बनाया, इनकम बनाया। नंबर 2 वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को ड्रॉ किया। फिर हमने ये बताया कि हमने ओरिजिन पॉइंट से, नंबर 3 ओरिजिन पॉइंट से हमने इनकम लाइन को ड्रॉ किया। फिर हमने ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि हमने अपवर्ड कंजम्पशन ड्रॉ की, वाई, क्योंकि इसमें मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, जिसमें आप लिखोगे ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहती है। इसको पॉइंट्स में आपने एक्सप्लेन करना। फिर क्या हुआ, फिर इसी ग्राफ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। कहते इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में जो सी लाइन है वो अबव है वाई लाइन के, अबव ही थी, है ना, अबव वाई लाइन। तो क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कंजम्पशन बढ़ रही है लोअर देन द रेट ऑफ इनकम, उस टाइम पे हमारी इनकम इतनी नहीं है पर कंजम्पशन ज्यादा है। फिर सी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं लीनियर, है ना। जो स्लोप है कांस्टेंट रहती है, अपवर्ड की तरफ जाती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं सी लाइन को। दिस इज ऑल्सो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो हमने बोला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपकी इनकम थी 0, फिर आपकी इनकम हुई 100, ठीक है, फिर हुई 200, इस लेवल पे आपकी कंजम्पशन थी 30, फिर आपकी कंजम्पशन हुई 60, फिर आपकी कंजम्पशन हुई 80। तो देखो कितने कितने लेवल से, कितने कितने से इनकम हमारी चेंज हुई। पहले तो यहाँ नहीं थी, फिर यहां से 100 लेवल से चेंज हुई। पहले 200 पे हम गए, पहले कितनी थी 100, तो कितने से चेंज आया, चेंज इन इनकम कितना है 100 से। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, कंजम्पशन में चेंज आ रहा है यहाँ पे 60 माइनस 30, यहाँ तो ब्लैंक लोगे, ठीक है, 60 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा चेंज इन 30, फिर आएगा 90 माइनस 60, फिर भी कितना आएगा 30। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है, जो रेशियो बता रही है किसके बीच में, कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में, कि कितने इनकम से चेंज होती है, जिसके वजह से कंजम्पशन में भी चेंज आता है। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, कि हम अपनी इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं।
मार्जिनल को क्या बोला, कितने लेवल से वो चेंज हो रही है, पर एवरेज को कितना बोला कि कितना इनकम में से हम कितना एवरेज पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, उसको एपीसी बोलते हैं। राइट, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है कि हमें स्लोप किससे पता चलती है। स्लोप हमें एमपीसी से पता चलती है, एपीसी से हम स्लोप नहीं होती। स्लोप क्या होती है, एमपीसी होती है। फिर आता है, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ एग्रीगेट डिमांड। फिर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बाय द प्रोड्यूसर। अब सप्लाई कौन देता है, प्रोड्यूसर देता है ना। तो वो जितना भी एक साल के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन को प्लान कर रहा है पूरे देश में, पूरी गुड्स एंड सर्विसेज की, सारे प्रोड्यूसर जितनी भी डिमांड ये सप्लाई के बारे में प्लान कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अब जितनी इनकम होएगी प्रोड्यूसर उतनी सप्लाई दे पाएगा, है ना। तो इनका ये इक्वल होती है, इनकम लाइन को ही हम सप्लाई लाइन बोलते हैं। अगर इनकम 0 है तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी 0 देगा। इनकम 20 है तो सप्लाई भी 20 रहेगी, 40-40 ये इक्वल चलती है। इसीलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, जो हमारी वाई लाइन होती है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है, ये बराबर चलती है। अब सप्लाई को बोला इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। तो हमने बोला एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग से, और एग्रीगेट डिमांड कैसे बन रही थी, सी प्लस आई से। राइट, तो एग्रीगेट सप्लाई का बना कि जितना भी इनकम का पार्ट रहता है उसमें से कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। तो यहाँ इनकम दिखाई, फिर कंजम्पशन दिखाई। यहाँ पे देखो हमारी इनकम कितनी थी, इनकम थी 0 और मिनिमम कंजम्पशन था 50, तो ये माइनस में गई सेविंग। फिर यहाँ पे इनकम कम है, यहाँ इक्वल हुई, जहां पे हमारी सेविंग 0 होगी, है ना, यहाँ पे हमारी सेविंग पॉजिटिव में होगी। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड करके हमारी क्या आ गई, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट आपका आता है कंजम्पशन फंक्शन की क्या प्रेजेंटेशन रहती है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट आता है। देखो कंजम्पशन की इक्वेशन क्या बनती है, कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस बी वाई। सी फॉर कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम क्या था, जब हमारी इनकम क्या रहती है, 0 रहती है, तो मिनिमम कंजम्पशन कितनी होती है, प्लस बी। बी का मतलब है इसमें एमपीसी से। एमपीसी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। वाई मीन्स इनकम। राइट, अब इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। देखो ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है। जब अब देखो कंजम्पशन कितने कितने से चेंज हो रही है, यहाँ पे ये चेंज निकाला, तो ये चेंज इन, ये क्या, ये किससे है, ये चेंज इन सी है, कि कितनी कंजम्पशन चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि इनकम में चेंज आ रहा है। देखो पहले इनकम में कितना चेंज है, 50 का, फिर है 100 का, फिर 100 का, फिर उसके बाद भी 100 का। तो इनकम कितने से चेंज हो रही है, 50, 100, 100, 100, कि कितने लेवल से वो बढ़ रही है। ऐसे कंजम्पशन में भी कितना कितना चेंज आ रहा है। तो हमने ये कैसे निकाला है, 75 माइनस 50, 25, 100 माइनस 75, 150 हुई कंजम्पशन, पहले कितनी थी 100, 200 हुई, पहले कितनी थी 150। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, चेंज इन सी। ऐसे ही हमने चेंज इन वाई निकाला कि हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है। तो पहले तो ये 0 ही थी, है ना, फिर हमने किया 100, फिर 50 हुई, 50 में भी कोई चेंज नहीं आया, फिर यहाँ पे चेंज हुई, है ना। तो पहले यहाँ पे अगर ये निकालोगे, पहले 0 थी, 50 माइनस 0, 50, फिर उसके बाद 100 हुई, 100 माइनस ये 200 हुई, 200 माइनस 100, फिर 300 माइनस 200, 400 माइनस 300। ऐसे हम चेंज निकाल रहे हैं, ये हमारा चेंज आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, इसको डिवाइड किया। एपीसी कैसे आती है, सी अपॉन वाई। सी हमारे पास ये था, वाई ये था, है ना। पहले ब्लैंक आया, 75 अपॉन 50, 100 अपॉन 100, 150 अपॉन 200, 200 अपॉन 300, 250 अपॉन 400। ये हमारी एपीसी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, यहाँ पे खत्म होता है कंजम्पशन फंक्शन। हमने पढ़ा कंजम्पशन क्या है ना, कि जो हम अपनी इनकम का जो पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। अब कंजम्पशन में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, फिर एमपीसी पढ़ा हमने, उसमें एपीसी पढ़ा,
नेक्स्ट शुरू हो रहा है आपके पास सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। देखो इसमें हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, और एग्रीगेट सप्लाई हमारी कंजम्पशन और सेविंग का पार्ट होती है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी इनकम को खर्च करने के लिए तैयार है ना, तो जब वो मार्केट में वो पैसा जा रहा है तो वो दो तरीके से जा सकता है, या तो कंजम्पशन में जा सकता है या तो वो इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। कहते सप्लाई को हम इनकम बोलते हैं। अब जब हमारे हाथ में इनकम आती है हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि हम उसका कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट हम सेव करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला जब हमारे पास इनकम आई, जो पार्ट मार्केट में गया ही नहीं, जो मार्केट में पार्ट गया ही नहीं उसको हम सेविंग बोलते हैं, राइट। तो हमने बोला इनकम का कुछ पार्ट हम कंज्यूम करेंगे, कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। डिमांड में सेव वर्ड क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि डिमांड में मार्केट में पैसा जा रहा है, तो मार्केट में जब पैसा चला गया हमारे हाथ में नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है। तो हम यहां से सेविंग फंक्शन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ जो सेविंग का फंक्शन है इनकम के साथ वही पॉजिटिव रिलेशन रहता है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग भी बढ़ती है। बट जब हमारी इनकम जीरो होती है, हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, तो वो हम कहाँ से निकालते हैं? सेविंग में से निकालते हैं। उस टाइम पे हमारी सेविंग नेगेटिव हो जाती है। यहाँ मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी? 20, तो ये कितनी होगी? -20। 50 हमारी इनकम हुई तो हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं? 60। तो यहाँ पे इनकम कम है, हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, तो यानी कि -10। अभी सेविंग अभी भी -10 में है। कैसे? क्योंकि हमारे हाथ में आए थे 50, पर हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं? 60। तो 10 रुपीज अभी भी हम सेविंग में से ले रहे हैं। यहाँ पे इनकम किसके बराबर है? कंजम्पशन के बराबर है, तो यानी कि इस टाइम पे नो सेविंग, हमारी कोई भी सेविंग नहीं हुई। यहाँ पे 150 इनकम है, पर हमारे हाथ में 150 आया, पर हमने कंज्यूम कितने किया? 140। 10 रुपीज अभी भी है हमारे पास, तो यानी कि हमने उसको सेव कर लिया। तो इनकम इस 0 के बराबर होती है। और दूसरा क्या पढ़ा हमने? इनकम या तो लेस देन कंजम्पशन होती है, इनकम इक्वल टू सी होती है, या इनकम मोर देन। जब मोर देन होती है तो इनकम सेविंग हमारी पॉजिटिव होती है ना, और जब वो बराबर होती है तो सेविंग हमारी 0 होती है। जब इनकम 0 है या इनकम कम है कंजम्पशन से, तो उस पार्ट में हमारी सेविंग नेगेटिव रहती है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इनकम का देखो नेगेटिव पार्ट है, राइट। तो जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ, देखो हमने सेविंग का ग्राफ कैसे बनाना है। देखो जो ग्राफ होता है इस पे से होता है, ये ग्राफ का पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये भी नेगेटिव पार्ट होता है। ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अब हमें ग्राफ बनाना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना है, तो हमने ये वाला ग्राफ का पोर्शन उठाया। इसको बनाया कैसे? इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे हमने अपनी इनकम दिखाई, ठीक है। यहाँ हमारी नेगेटिव सेविंग है, ये पूरी सेविंग लाइन है आपकी। यहाँ पे नेगेटिव है सेविंग, यहाँ नेगेटिव से जाते हुए यहाँ से गई, तो यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारी सेविंग क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये रीजन पॉइंट्स है, यहाँ पे हमारी सेविंग 0 है, जहां पे इनकम कंजम्पशन के बराबर थी। यहाँ पे आके हमारी सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव। देखो ये ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है, ये नेगेटिव है, यहाँ हमारी इनकम कंजम्पशन के बराबर थी, इसलिए हमारी सेविंग 0 है, ओरिजिन पॉइंट ये रहा। यहाँ पे इस पार्ट में सेविंग बढ़ रही है, अपवर्ड हो रही है, तो यहाँ इस पोर्शन में हमारी सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हमने बोला सेविंग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सेविंग। अगर आपकी स्लोप ऑफ सेविंग का नाम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। इट इज अ मेजर एज द रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू द इनकम, यानी कि जितनी इनकम आपकी बढ़ रही है, मार्जिनल को एडिशनल बोलते हैं, उसी लेवल से वो सेविंग में चली जाती है। इट मेजर एज द रेशियो बिटवीन, तो मार्जिनल क्या होती है? एक रेशियो होती है चेंज इन सेविंग में और चेंज इन इनकम में, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकालनी है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम में कितना कितना चेंज आया, सेविंग में कितना कितना चेंज आया, उससे हमारी उसकी स्लोप आ जाएगी। फिर बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। ये कैसे आती है कि इनकम का कितना पार्ट हम सेव करते हैं, एस अपॉन वाई।
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है स्लोप क्या होती है, तो एमपीसी स्लोप होती है। एपीसी को स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो एमपीसी से पता चलता है कि हमारी जो स्लोप है सेविंग लाइन की वो क्या रहती है। फिर यहाँ पे बोला स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज द इंडिकेटेड बाय द एमपीसी नॉट बाय द एपीसी। यही मैंने आपको बोला। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इज द कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ जा रही थी, है ना। अब इसकी जो फंक्शन सी फंक्शन की जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कैसे फाइंड आउट करना है। एस इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन, क्योंकि इस टाइम पे हमारी सेविंग माइनस में होती है। ये वाले पार्ट में हमारी सेविंग क्या होती है, माइनस में होती है, जब मिनिमम कंजम्पशन होती है और इनकम 0 होती है। 1 माइनस बी वही सेम, एमपी सी इज इक्वल टू वाई। तो सी फंक्शन क्या बना, माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। बी क्या है इसमें, एमपीसी, वाई फॉर इनकम, ये क्या है हमारी मिनिमम कंजम्पशन। अब नोट करना, एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होती है, 1 के। एपीएस और एपीसी किसके बराबर होती है, 1 के। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज आता है, ऐसे लिखा हुआ है एपीएस प्लस एमपीएस, क्या 1 के बराबर होती है, नहीं। एम सही क्या है, एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर होती है, 1 के। ये राइट है, ठीक है। अब बोला कि जब एपीसी मोर देन 1 होती है तो दैट मीन्स कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। अगर एपीसी लेस देन 1 होती है तो कंजम्पशन कम है इनकम से। जब ये 1 के बराबर होती है तो यानी कि सेविंग और कंजम्पशन और इनकम बराबर है। इसी के साथ यहाँ पे ग्राफ आता है, कंबाइंड ग्राफ, जिसमें हमारा कंजम्पशन फंक्शन भी है और सेविंग फंक्शन भी है। आपने पहले कंजम्पशन पढ़ा था, जो ये वाला ग्राफ कंप्लीट किया था। अब आपने सेविंग पढ़ा, तो जो कि आपने ये वाला ग्राफ कंप्लीट किया। अब इसका कंबाइंड ग्राफ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ड्रॉ कैसे करना है, मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ इसको ड्रॉ करने का। देखो आपने क्या किया, पहले कंजम्पशन ग्राफ बनाया, ये आपका सेविंग ग्राफ है, ठीक है। यहां पे आपने इनकम दिखाई, ठीक है। यहां आप दिखाओगे कंजम्पशन, इधर आपने इनकम दिखाई, इधर आ जाएगी आपकी सेविंग कंजम्पशन, ये होगी आपकी इनकम। ये एक्स एक्सिस है, ये इस ग्राफ की एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले आपने इसमें इनकम लाइन दिखानी है, इनकम लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। ये इनकम लाइन है, इसी को ही हम एग्रीगेट सप्लाई लाइन बोलते हैं। इसमें फिर आपने कंजम्पशन लाइन को ड्रॉ करना है, जो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट ना करके अपर पार्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। इसको यहां से स्टार्ट किया, ये आपकी कंजम्पशन लाइन होगी, जिसको हम अब C+I भी बोलते हैं और एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। इसका ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट से आपने स्केल रखना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस तरीके से। सेविंग का नेगेटिव पार्ट भी आएगा, इसको नेगेटिव पार्ट से शुरू करना है, क्योंकि इस पार्ट में क्या है, हमारी इनकम लेस देन कंजम्पशन है। उस टाइम पे हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव पार्ट में रहती है, इस पार्ट में, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव ड्रॉ किया। इसको स्केल रख के आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये आपकी आ जाएगी सेविंग लाइन। इस पार्ट में क्या है, आपकी सेविंग नेगेटिव है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये इनकम कंजम्पशन के बराबर है। इस पार्ट पे सेविंग 0 है। यहाँ पे सेविंग आपकी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम अपवर्ड चलेगी, इनकम मोर देन कंजम्पशन है। इस वजह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं हमने जो पढ़े, हमने पढ़ा AD इज इक्वल टू C+I, AS C+S के इक्वल होती है। AD ये कौन सी है, ओपन इकोनॉमिक की, जहां पे क्या आया, C कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन आ गया। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन, B मतलब MPC
वाई मतलब मल्टीप्लिकेशन है इस दोनों के बीच में इनकम। एमपीसी कैसे आएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई। एपीसी कैसे आएगा, कंजम्पशन अपॉन वाई। सेविंग फंक्शन ये हमने जो एक्सप्लेन किया ये मिनिमम कंजम्पशन है। 1 माइनस बी ये एमपी सी था, वाई फॉर इनकम। एपीएस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, एपीएस सेविंग अपॉन इनकम। एपीएस और एमपीएस किसके बराबर होती है, 1 के। एपीसी और एपीएस 1 के बराबर होती है। अब आपके पास क्वेश्चन आए क्या एपी एमपीसी 0 होती है, हाँ हो सकती है। क्यों, क्योंकि एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाइक करती है। फिर एपीएस 0 होती है, नहीं हो सकती। एपीएस या तो लेस देन 1 होती है, एपीसी या मोर देन 1 होती है, एपीसी या इक्वल टू 1 होती है। इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। यहाँ पे ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। आज की हम इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर की क्विक रिवीजन